दोस्तों सन्नी 27 साल का था। ये किसी शादी में पहुंचता है अकेला। और उस शादी में जाने के बाद ये जब देखता है तो इसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, फटी की फटी रह जाती है। शादी के अंदर जो भी महिलाएं थी बहुत ही हैवी ज्वेलरी पहन के आई हुई थी। और जो इस शादी का आयोजन था बहुत ही ज़्यादा भव्य था, बहुत ही ज़्यादा अमीर लोगों का ये प्रोग्राम लग रहा था। सन्नी की नज़रें इधर उधर तफरी कर रही थी, किसी चीज़ की तलाश में थी। सन्नी एक एक रूम को चेक करता है, सबसे नज़रें बचाते हुए। और आखिरकार वो दुल्हन के कमरे में पहुंच जाता है। जो इस कमरे के अंदर बैठी हुई थी दुल्हन, उसका नाम था प्रिया। प्रिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, थोड़ी मायूस थी, उदास थी, इसकी आंखों में आंसू थे। सन्नी जैसे ही प्रिया को देखता है तो ये ठिठक जाता है। सन्नी प्रिया के पास जाता है, एक ट्रे के अंदर कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके, और प्रिया को कहता है कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेंगी। प्रिया उदास थी, परेशान थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो सन्नी को बिना देखे कहती तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अभी एकांत चाहिए। सन्नी प्रिया की इस हालत को देखने के बाद थोड़ा सोचने में विवश हो जाता है कि आखिर आज इस लड़की की शादी होने वाली है। और जिस रात को लड़कियों की शादी होती है, किसी लड़के की शादी होती है, तो उसकी खुशी का तो लेवल ही कुछ अलग होता है। क्योंकि ज़िंदगी में दो ही चीज़ें ऐसी होती जो इंसान को असली खुशी देती है। एक किसी इंसान की शादी होना, और दूसरा किसी इंसान की जॉब लग जाना, अपने पैरों पे वो खड़ा हो जाए तब। लेकिन ऐसे खास मौके पे अगर कोई इंसान उदास है तो सवाल जहन में उठना स्वाभाविक है। सन्नी कुछ देर तो वहां रुकता है, लेकिन उसके बाद सन्नी जब प्रिया को ज़्यादा छेड़ता है, उससे उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, तो प्रिया एक ऐसी कहानी सन्नी को सुनाती है जिसको सुनने के बाद जो सन्नी है वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसके बारे में ना तो कभी प्रिया ने सोचा था और न ही कभी सन्नी ने सोचा था कि वो कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी कर सकता है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हार्ट टचिंग ये कहानी होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग इमोशनल स्टोरीज लेके आता रहूं। तो दोस्तों सन्नी जो था ये पेशे से एक इंजीनियर था, किसी कंपनी में जॉब किया करता था। लेकिन किसी कारणवश सन्नी की जॉब छूट जाती है। और जब सन्नी की जॉब छूटी तो घर के ऊपर कर्जा भी काफ़ी हो चुका था और ये फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो ये परेशान था, इसलिए अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए रेल की पटरी पर पहुंच जाता है। अब जब ये रेल की पटरी पर पहुंचा और वहां पर अपनी जान देने को तैयार था, उसी समय पर इसको एहसास होता है कि जिंदगी को इतनी आसानी से खर्च नहीं करना चाहिए। जिंदगी में काफ़ी सारे ऑप्शन है और ये ऑप्शन तो सबसे लास्ट का है। जब कोई रास्ता ही नहीं बचेगा तब इस रास्ते को अपनाएंगे। उससे पहले तो बहुत कुछ करने के लिए होता है। सन्नी इसी तरह से उधेड़बुन में विचार करता हुआ जाता है। भूख इसको लगी हुई थी, जब इसको भूख लग रही थी तो किसी शादी का आयोजन ये देखता तो उसके अंदर घुस जाता। अच्छे खासे कपड़े इसने पहने हुए थे। वो शादी में जाता है तो इसका मानसिकता बदल जाती है, सोचता है क्यों ना इस शादी के अंदर हाथ साफ कर लिया जाए। इसी सोच विचार में मौके की तलाश में था। हालांकि पेशेवर चोर था नहीं, इसलिए इसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। ये सोच रहा था कोई ऐसा मौका लग जाए जहां पर ये अपना काम भी कर जाए और किसी को पता भी ना चले। अब ये कमरों के अंदर थोड़ी तलाशी लेने लगा कि कमरों के अंदर हो सकता है कुछ ऐसा उसके हाथ लग जाए और वहां पर कोई हो भी ना, तो ये अपना काम करता हुआ निकल जाएगा। इसी तरह से कमरों की तलाशी ले रहा था। तमाम तरह के जो कमरे थे इस मैरिज हॉल के अंदर, उसके अंदर जो मेहमान थे वो तैयार हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे, लड़कियां तैयार हो रही थी, लड़के तैयार हो रहे थे। तो ऐसे कमरों के अंदर तो ये जा नहीं सकता था। आखिरकार ये एक लास्ट कमरे में पहुंचता जो कि दुल्हन का कमरा था। ये डबल बेडरूम था। इसके अंदर दुल्हन बेड के ऊपर बैठी हुई आंसू बहा रही थी, रो रही थी। जैसे ही सन्नी इस दुल्हन को देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आज इतनी खुशी का माहौल रही, लड़की रो क्यों रही है। ये उस कमरे में चला जाता है। अब उस कमरे में जाने के लिए इसको कुछ बहाना चाहिए था, तो ये एक ट्रे लेता है, उसके अंदर दो कोल्ड ड्रिंक के गिलास रखता है और इस दुल्हन के कमरे में चला जाता है। दुल्हन का नाम प्रिया था। अब ये प्रिया के पास जाने के बाद उससे पूछता है कि आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ चाहिए। प्रिया उसको झिटक देती है, लेकिन जो सन्नी था थोड़ी देर वहां रुका रहता है, क्योंकि प्रिया ने भी काफ़ी सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी। सन्नी सोच रहा था कि अगर प्रिया की ज्वेलरी अगर ये छीन ले या चुरा ले तो इसकी तो ज़िंदगी के बारे नियारे हो जाएंगे, इसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इसी सोच विचार में और इसी फिराग में ये वहाँ पर खड़ा रहा। प्रिया ने देखा कि ये सन्नी जो है वहाँ पर खड़ा हुआ है, जा नहीं रहा है, तो ये इसको फिर जल्ला के बोलती तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो, मुझे प्राइवेसी चाहिए, एकांत चाहिए। तो यहाँ पर सन्नी कहता है कि आप रो क्यों रही हो, आज तो आपकी शादी है, क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हो रही है या कोई और दिक्कत है। प्रिया कहती मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, तुम यहाँ से चले जाओ। सन्नी जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसका मकसद तो दूसरा था, लेकिन अब प्रिया से बात भी करना चाहता था ताकि उस कमरे में रुकने का उसको थोड़ा मौका मिल सके और प्रिया को बातों में लगाकर ये उसके साथ कुछ इस तरह का काम कर सके कि ये वहाँ से कुछ लेके अपने हाथ में निकल जाए। ये प्रिया से फिर कहता है कि अगर आपके दिल में कोई दुख है, आपको कोई परेशानी है तो आप बता सकती हो,
किसी को अपने दिल का दर्द बताने से दर्द हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। प्रिया कहती तुम जाते क्यों नहीं है यहाँ से, और मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, और तुम होते कौन हो मुझसे कुछ भी पूछने वाले। सन्नी कहता है वाकई बात तो आपने सही की है, मैं कुछ होता नहीं हूँ, कोई आपका लगता नहीं हूँ, इसलिए तो आप मुझसे अपने दिल की सारी बात कह सकते हो, क्योंकि आप किसी अपने से इस दुख को नहीं बता सकते हो। आप अपने अंदर ही अंदर घुट रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रिया को बात समझ में आती है, पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की थी सही। वो सन्नी को अपने पास बिठाती है। सन्नी से कहती है कि देखो अगर मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ तो तुम किसी को बोलोगे तो नहीं। सन्नी कहता है अरे मैं क्यों बोलने लगा, मुझे क्या मतलब है किसी को बताने से, आप तो बस अपने दिल का गम हल्का कर लो, दर्द हल्का कर लो। फिर आप कौन और मैं कौन, आप कहाँ और मैं कहाँ। प्रिया कहती है ठीक है। प्रिया कहती है आज उसकी शादी है, और जिस लड़के से शादी होने वाली है प्रिया इसको काफ़ी समय से जानती भी है, क्योंकि इनके फैमिली टर्म्स है। ये जो लड़का है ये दिल का बहुत ही नेक और शरीफ लड़का है, लेकिन प्रिया एक ऐसी गलती कर चुकी है कि वो चाहकर भी इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। सन्नी कहता आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी। प्रिया कहती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मैं उसके साथ 3 साल से रिलेशन में थी। अब रिलेशन में थी तो हम काफ़ी नज़दीक भी आ चुके थे, और उस नज़दीकी का परिणाम यह है कि मैं आज 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। जैसे सन्नी ये बात सुनता है तो वो बड़ा हैरान होता है। प्रिया को कहता है कि अच्छा आप जब इतनी बड़ी बात हो गई तो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेती, उसके साथ भाग जाती, किसी और लड़के की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो। प्रिया कहती बस इसी बात को सोच सोच के मैं रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, क्योंकि जब मेरी इस बात का पता मेरे घर वालों को लगा तो उन्होंने आनन फानन में इस लड़के के साथ मेरी शादी तय कर दी, और मेरी कोई मर्जी पूछी नहीं है, और ना ही मुझे कुछ ऐसा हक दिया कि मैं अपनी कोई बात कह सकूं। घर वालों के दबाव में मजबूरन मुझे ये शादी करनी पड़ रही है। अब मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज मेरी शादी हो जाएगी और अगले 6 महीने बाद मेरे बच्चा हो जाएगा। अब शादी के 6 महीने बाद ही अगर किसी लड़की के बच्चा हो जाए, वो माँ बन जाए, तो समाज में उस लड़की की इज्जत तो खराब होनी होनी, और जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर भी जिंदगी भर एक कलंक लगा रह जाएगा कि नाजायज औलाद है, जाने किसकी औलाद है। कल को इस बच्चे की ज़िंदगी खराब होगी और मेरी भी ज़िंदगी खराब होगी। तो प्रिया इसी बात को सोच सोच के रो रही थी, और वो सोच रही थी कि क्यों ना यहाँ से छत पे जाके और ये छलांग लगा दे और इस सारी प्रॉब्लम को यहीं ख़त्म कर दे। सन्नी जब प्रिया के मुंह से ये बात सुनता है तो उसको अपनी कहानी भी याद आती कि वो भी तो ये सब कुछ करने के लिए गया हुआ था। सन्नी प्रिया से कहता है कि ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात आप सोचो भी मत। प्रिया कहती है इसमें कौन सी बेवकूफ़ी होगी, अब तो मेरी ज़िंदगी में अंधेरा अंधेरा मुझे नजर आ रहा है, अगर उजाला कहीं दिख रहा है तो बस इसी रास्ते पर दिख रहा है। सन्नी कहता है कि आपसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस दुनिया में रहते हैं, आप इतने परेशान नहीं हो जितने की परेशानी लोग झेलते हैं। प्रिया कहती है इससे ज़्यादा परेशानी क्या हो सकती है किसी की। तो यहाँ पर सन्नी कहता है कि आपके सामने मैं बैठा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं आपके कमरे में चोरी करने के इरादे से आया था। प्रिया जैसे ही ये बात सुनती है तो बड़ी हैरान होती है। प्रिया कहती है कि तुम इस मेरी झोल की क्या कर्मचारी नहीं हो, क्या यहाँ पर वेटर नहीं हो। सन्नी कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ से रेंडमली जा रहा था रास्ते से, और जब इस शादी का आयोजन देखा और यहाँ पर औरतों को और पुरुषों को इतना गहने पहने हुए और इतना अमीर लोगों को यहाँ देखा तो मेरी थोड़ी सी नीयत बदल गई थी। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर हाथ साफ कर लूँ, जिससे मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। प्रिया कहती तुम एक चोर होकर और मेरे पास इतनी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, और मैं यहाँ से चिल्लाऊँ चीखूँ किसी को बुला लूँ तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें पता है। सन्नी कहता मुझे पता है कि मेरा क्या हाल होना है, और जिस काम को करने के लिए तुम सोच रही हो कि मैं छत पे जाके नीचे कूद जाऊँ, यही कुछ करने के लिए मैं रेलवे की पटरी पर चला गया था, और मैं भी वहाँ से अभी लौट के ही आ रहा हूँ। और जब मैंने तुम्हारे मुँह से ये बात सुनी तो मैंने सोचा कि तुम्हें सब चीज़ सच सच बता देनी चाहिए, क्योंकि तुम भी मुझे सब चीज़ें सच सच बता रही हो। प्रिया कहती है अच्छा तुम कब से चोरी कर रहे हो, या यही तुम्हारा पेशा है। सन्नी कहता है कि नहीं, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ, अच्छी खासी मेरी जॉब थी। सन्नी कहता है लेकिन ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया जो कभी हमने ज़िंदगी में सोचा नहीं था, और उसने हमको सबको बर्बाद करके रख दिया। सन्नी कहता है मेरे घर में एक मेरी माँ है, एक छोटी बहन है और एक मैं हूँ। छोटी बहन की शादी करनी है, उसके लिए मैंने काफ़ी पैसा जोड़ा हुआ था, अच्छी खासी जॉब थी। लेकिन आज से 2 साल पहले सन्नी को पता लगता है कि जो उसके पिताजी है उनको कैंसर हो चुका है। अब जब इस बात का पता लगता है तो अब पिताजी का इलाज करवाना था, पिताजी का इलाज करवाना था, और इस बीमारी का खर्चीला इलाज होता है, तो उसको काफ़ी दिन तक अपने पिता के साथ हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़े। और यहाँ पर जब ये जॉब करता था तो वहाँ पर पहले पहले तो कंपनी वालों ने इसको कोऑपरेट करा, लेकिन उसके बाद जो कंपनी वाले थे वो धीरे धीरे सन्नी को टोकने लगे। सन्नी को कहने लगे तुम्हारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तुम अपनी जॉब पे ध्यान नहीं दे रहे हो और तुम्हारी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। सनी ने अपनी सारी प्रॉब्लम कंपनी में बताई रखी थी, लेकिन जो एचआर डिपार्टमेंट है कंपनी का, उनको किसी की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब होता नहीं है, उनको तो अपने प्रॉफिट्स और अपने काम से मतलब होता है। सनी मजबूर था
बीच में फंसा हुआ था, घर में अकेला कमाने वाला था कि अपने पिता के इलाज में समय ज़्यादा दे या फिर अपनी जॉब को संभाले। सन्नी ने फैसला किया कि जॉब तो आती जाती रहेगी, लेकिन माता पिता तो जिंदगी में एक बार ही आते हैं और पिता की सेवा नहीं करी और इसे मुश्किल टाइम पे तो क्या ही फायदा बेटा होने का। सन्नी अपने पिता की सेवा में लग जाता है। कंपनी वाले सन्नी को जॉब से निकाल देते हैं। अब यहाँ पर सन्नी हैंड टू माउथ हो चुका था, जॉब चले जाने की वजह से कमाई का कोई जरिया रहा नहीं, तो जो भी इसके पास सेविंग थी वो अपने पिता के इलाज में लगाई। माँ के गहने और बहन की शादी के लिए जो पैसा और नकदी और गहने इसने बनवाए थे वो भी पिता के इलाज में लगाता चला गया। अब सन्नी के पास जब कुछ नहीं बचा तो इसने पर्सनल लोन ले लिया। इसका एक मकान तो उस मकान के ऊपर लोन ले लिया, वो भी सारा पैसा पिता के इलाज में चला गया। अब जब पिता के इलाज में इतना खर्चा हो गया और अभी 6 महीने पहले जो सन्नी है इसके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत हो जाने के बाद सन्नी नौकरी की तलाश में लगता है। सन्नी को नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि घर का खर्चा चल जाए वही काफ़ी था। अब उसके बाद जो इसके ऊपर कर्जा हो चुका है, कर्जा कैसे चुका है, ये बहुत ज़्यादा परेशान, ये जगह जगह हाथ पैर मारने लगा, लेकिन इसका कहीं से कहीं तक कोई भी सतूना या कोई भी जुगाड़ नहीं बैठ रहा था। सन्नी इतना परेशान हो चुका था क्योंकि जो कर्जा मांगने वाले थे वो रोज़ सन्नी के घर पे पहुंच जाया करते थे और इसकी माँ को, इसकी बहन को और सन्नी को अपशब्द कहा करते थे और इनकी बेइज्जती किया करते थे। अब तो गली मोहल्ले में जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी सन्नी और सन्नी की माँ और बहन को बोला करते थे कि ये तो फ्रॉड लोग हैं, लोगों के पैसा खा खा के बैठे हुए हैं, आए दिन इनके घर पे कोई ना कोई रिकवरी करने के लिए आता रहता है। तो ऐसे लोगों का तो इस मोहल्ले में रहना ही बेकार है। जब इस तरह की बातें गली मोहल्ले के लोग ही करने लगे तो सन्नी बहुत ज़्यादा टूट चुका था। आखिरकार सन्नी इतना डिप्रेशन में जा चुका था कि इसको रातों को नींदें भी नहीं आती थी, तो ये नींद की गोली लिया करता था। अब डिप्रेशन के आलम में जो सन्नी है ये फैसला लेता है कि अभी अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दे, यही एक रास्ता है इस सारी मुसीबत से दूर होने का। सन्नी रेलवे की पटरी पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे रेल सामने से आ रही थी तो सन्नी एकदम परेशान हो गया क्योंकि इसको वही सारे कर्जा नजर आने लगे, अपनी माँ और अपनी बहन का चेहरा नजर आने लगा कि अगर इसने ये काम कर लिया और जिस प्रॉब्लम से सन्नी सक्षम होते हुए भी, एक इंजीनियर होते हुए भी नहीं लड़ पा रहा, तो माँ और बहन कैसे ही लड़ेंगी। आखिर ये प्रॉब्लम तो रहेगी सही, सन्नी हट जाएगा बीच में से, लेकिन इसकी माँ और बहन के ऊपर तो ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहेगी, या तो फिर वो भी यही रास्ता अख्तियार करेंगे। सन्नी जैसे ही बात सोचता है वापस लौट पड़ता है। अब ये सोच रहा था यार जल्दी से जल्दी ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिससे कि अच्छा मोटा पैसा हाथ में आए और उसके बाद ये अपना कर्जा चुका दे। तो इसी बात को सोचते हुए चल रहा था कि ये शादी का आयोजन इसने देखा और इसमें जब महिलाओं को इतने गहने पहने हुए देखा तो इसने सोचा कि यार यही सबसे अच्छा रास्ता है, एक ही रात में सारा काम हो जाएगा और कल सुबह तो ये सबका कर्जा चुका देगा। इसी सोच को लेकर इस मैरिज हॉल में पहुंचा था और यहाँ पर जब दुल्हन के कमरे में आया और प्रिया को देखा और प्रिया से बात हुई तो यहाँ पर प्रिया सन्नी की बातें सुन के और ज़्यादा इसकी आंखों में आंसू आने लगे और जो सन्नी था ये अपनी व्यथा सुना रहा था तो इसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। प्रिया सन्नी से कहती कि यार मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम के सामने, तुम्हारा तो पूरा परिवार दांव पे लगा हुआ है, तुम्हारी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें मेरे गहने और जो इस कमरे में नकदी रखी हुई है दे देती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। सन्नी कहता है कि नहीं, पहले मेरा इरादा था कि यहाँ पर चोरी करके जाऊँ, लेकिन अब मेरा इरादा है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी मुसीबत को दूर कर जाऊँ। प्रिया कहती कि मेरी तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मेरी प्रॉब्लम तो पैसा भी दूर नहीं कर सकता। हालांकि मेरे माता पिता करोड़पति हैं, लेकिन वो भी चाह के भी मेरी इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते, तो तुम तो क्या ही कर पाओगे। सन्नी कहता अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो उसके बाद तुम क्या करोगी। प्रिया कहती मेरे पास तो एक अंतिम रास्ता बच रहा है अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का, तो मैं इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ। सन्नी कहता है कि अच्छा, इससे पहले भी जिंदगी बहुत सारे हमारे लिए ऑप्शंस रखती है, ये मुझे जब समझ में आया जब मैं पटरी पे था, तो उनमें से ही एक ऑप्शन तुम्हारे लिए भी जिंदगी ने रखा हुआ है। अगर तुम चाहो तो इस काम से पहले दूसरा रास्ता भी तुम अपना सकती हो। प्रिया कहती कि क्या। सन्नी कहता तुम मेरे साथ चलो। प्रिया कहती मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊंगी। सन्नी कहता तुम चलो तो सही मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा और शानदार रास्ता निकालूंगा जिससे कि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी और इस प्रॉब्लम का भी निदान हो जाएगा। बदनामी तो होगी लेकिन बहुत थोड़ी सी होगी। प्रिया कहती तुम करना क्या चाहते हो। सन्नी कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं मेहनत करूँगा, दिन रात एक करूँगा और तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख सकता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। प्रिया जैसे ही बात सुनती है तो एकदम चौंक जाती है कि ये चोर बन के इस कमरे के अंदर आया था और आज मुझसे शादी करने की बात कह रहा है। प्रिया कहती है तुम होश हवास में तो हो। सन्नी कहता तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी तो तुम्हें भी होश आ जाएगा। तुम ये सोचो अगर तुम मेरे साथ भाग जाती हो
तो तुम्हारे माता पिता की कितनी सी बदनामी होगी कि हाँ दुल्हन थी, शादी से भाग गई है, और मनमान लड़कियां भाग गई, इस तरह की कोई बड़ी बात तो है नहीं है, अब तुम और मैं शादी कर लेते हैं। तो यह है कि कल को जब तुम्हारा बच्चा होगा तो इस समाज में उसको इज्जत मिलेगी, उसको मेरा नाम मिलेगा। 6 महीने बाद अगर ये बच्चा पैदा होता है इस लड़के से शादी करने के बाद, तो तुम्हें बदनामी मिलेगी, तुम्हें गालियां मिलेगी, लानतें मिलेगी। लेकिन अगर तुम मेरे साथ शादी कर लेते हो और 6 महीने बाद ये बच्चा पैदा होता है, तो तुम्हें बधाइयाँ मिलेगी, तुम्हारी तारीफ होगी, खुशियाँ मनाई जाएगी, मिठाइयाँ बांटी जाएगी। प्रिया इस बात को सोचती है, उसको बात समझ में आती है कि हाँ ये बात तो सही है। सन्नी कहता है तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड तुमसे शादी नहीं करना चाहता? प्रिया कहती है वो तो मुझे धोखा देके चला गया, वो तो सिर्फ मेरे साथ खेलना चाहता था, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। सन्नी कहता फिर तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और तुम्हें अगर ये मेरा प्रपोजल पसंद है तो तुम मेरे साथ अभी भाग चलो। प्रिया कहती ठीक है मैं चलती हूँ। यहाँ पर प्रिया चल पड़ती है, अपने सारे गहने वगैरह जो थे वो सन्नी को देने लगती है। सन्नी कहता है कि नहीं, अब मैं यहाँ पर चोरी नहीं करूँगा, मैं खुद अपनी मेहनत से अपने कर्जे को भी चुकाऊंगा और सारी चीज़ों को वापस से पटरी पे लेके आऊँगा। प्रिया जब सन्नी की इतनी बात सुनती है तो उसको खुशी होती है कि लड़का ईमानदार है। प्रिया उसके साथ चल पड़ती है। अब शादी का आयोजन था, सामने की तरफ से तो निकल नहीं सकते थे, तो ये क्या करते हैं कि पीछे के रास्ते से जो फायर एग्जिट होता है वहाँ से ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और पीछे अंधेरा था, पार्किंग थी, वहाँ से ही मेन रोड की तरफ चल पड़ते हैं। सन्नी प्रिया को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ आने के बाद जब प्रिया के साथ सन्नी को देखती है उसकी माँ, तो बड़ी चौंक जाती है कि शादी के जोड़े में लड़की को कहाँ से ले आया। सन्नी कहता है कि ये लड़की है प्रिया, इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और प्रिया से शादी करना चाहता है। प्रिया भी सन्नी की माँ के पैर छूती है। सन्नी की माँ कहती है कि बेटा पहले हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, और तू एक मुसीबत और घर पे ले आया है, कल को न जाने इसका क्या परिणाम निकलेगा। सन्नी कहता मम्मी इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, लेकिन आज ये भी इतनी परेशान थी कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर सकती थी, इसलिए मैं इसको बचा के लेके आया हूँ। अब ये बात सुनती है तो सन्नी की माँ को भी थोड़ा तरस आता है प्रिया के ऊपर। वो प्रिया को गले से लगाती है। प्रिया को कहती है कि बेटा देखो हमारी घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आए दिन कर्जदार हमारे घर पे आते रहते हैं कर्जा मांगने के लिए, कल को दो बातें तुम्हें भी सुननी पड़ेगी, तो तुम थोड़ा अपने आप पे काबू रखना, थोड़ा हमारे बेटे का ध्यान रखना, क्योंकि हमारा बेटा पहले ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशान है, और हो सकता है कि तुम इसकी ज़िंदगी में आई हो तो इसको एक उम्मीद की नई किरण मिले, इसको थोड़ा हौसला मिले। प्रिया कहती है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहे माता जी, मैं हर तरीके से इस घर का और आपके बेटे का ख्याल रखूंगी, और इस घर पे जो भी मुसीबत है मैं साथ मिलके उसका मुकाबला करूंगी। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जॉब करूंगी, और बहुत ही जल्द हम ये कर्जा चुका देंगे। सन्नी की माँ को खुशी हुई कि उसको एक समझदार बहू मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर दूसरे दिन ही सन्नी के घर पर पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि जो प्रिया के माता पिता थे उन्होंने पुलिस कंप्लेन करा दी थी कि उनकी बेटी शादी के मंडप से भाग चुकी है, उनकी काफ़ी बदनामी हो चुकी है। प्रिया का मोबाइल फ़ोन ट्रेस करते हुए पुलिस सन्नी के घर पहुंचती है। यहाँ से प्रिया और सन्नी को बरामद कर लिया जाता है। ये दोनों जाते हैं पुलिस थाने, पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पुलिस इन दोनों के बयान लेती है। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज हो ही रही थी। यहाँ पर जो प्रिया है वो साफ साफ बयान दे देती कि मैं बालिग लड़की हूँ और अपनी मर्जी से सन्नी के साथ मैं चली गई हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। सन्नी के भी यही बयान थे। माता पिता इसके बिल्कुल खिलाफ थे, बहुत हंगामा होता है। लेकिन यहाँ पर लड़का लड़की बालिग और अपनी इच्छा से एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो माता पिता भी इसमें कुछ नहीं कर सकते और कानून भी क्या ही कर सकता है। सन्नी और प्रिया पुलिस स्टेशन में अपने बयान दे देते हैं। उसके बाद कोर्ट जाके मैरिज की एक एप्लीकेशन लगा देते हैं। अब मैरिज की एप्लीकेशन जब इनकी लग गई तो पुलिस कहती है ठीक है, अब कानूनी रूप से अगर ये दोनों विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो हम कुछ ही नहीं कर सकते। प्रिया को इसके माता पिता के साथ भेज दिया जाता है कि आपके पास 1 महीना अपनी बेटी को समझा लो, अगर समझ सके तो तब हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, अगर ये अपने बयान बदल दे, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रिया के माता पिता प्रिया को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर प्रिया को खूब डांटते हैं, डपटते हैं, इसके ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं। प्रिया अपनी सारी कहानी अपने माता पिता को बता देती है और वो कहती है कि मैं किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, और अगर आपको पसंद है तो मैं सन्नी से शादी करूंगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, और आप मेरा मरा मुँह देखेंगे। जब ये बात प्रिया के माता पिता सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। इकलौती और बहुत ही प्यारी ये बेटी थी, वो भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है, अब जवान बच्चे हैं और अपनी इच्छा ही करते हैं। एक बार ये जोर जबरदस्ती कर चुके हैं और उसका परिणाम इन्होंने देख ही लिया है। सारे समाज में इनकी थू थू हो चुकी है, क्योंकि दुल्हन शादी से ही भाग गई थी। अब ये दोबारा वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि प्रिया हो सकता है इससे भी बड़ा कदम कोई उठा ले। प्रिया के माता पिता मान जाते हैं। अब कोर्ट मैरिज तो क्या ही करनी थी। प्रिया के माता पिता सन्नी के घर पहुंचते हैं। सन्नी का और प्रिया का रिश्ता तय होता है। कुछ ही दिन बाद प्रिया और सन्नी की शादी हो जाती है। साल 2024 में इन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। प्रिया की विदाई होती है, ये सन्नी के घर आ जाती है। सन्नी बहुत ज़्यादा खुश था प्रिया जैसी पत्नी को पाकर।
और यहाँ पर जो प्रिया है, क्योंकि करोड़पति बाप की औलाद थी, तो पिता ने अपने मान सम्मान को रखने के लिए बेटी को दहेज में बहुत कुछ दिया। प्रिया ने अपने पति यानी सन्नी की सारी प्रॉब्लम अपने माता पिता को बता भी दी थी, तो उन्होंने इस चीज़ में भी उसकी मदद करी। अब जो दान दहेज इतना सारा कुछ लेके जो प्रिया सन्नी के पास आई, तो वो इतना काफ़ी था कि सन्नी का सारा कर्जा उतर चुका था। सन्नी अपना कर्जा उतार देता, घर में खुशियों का माहौल था। प्रिया भी जॉब करती है, सन्नी भी अब फ्री माइंड से तमाम तरह की कंपनियों में रिज्यूम लगाता है, इंटरव्यू देता है। इसको भी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है, सैलरी पैकेज अच्छा खासा था। प्रिया और सन्नी एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। प्रिया को मार देने वाली बदनामी से सन्नी ने बचा लिया, और सन्नी को दुनिया की लानत और जिल्लतों से प्रिया ने बचा लिया। दो मजबूर और परेशान लोगों ने एक दूसरे की जब मदद करी, तो दोनों की जिंदगी संवर गई। हाँ, थोड़े उतार चढ़ाव जिंदगी के बीच में जरूर आए, लेकिन आज प्रिया भी खुशी से अपनी ज़िंदगी को जी रही है, और सन्नी भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ प्रिया के साथ जी रहा है। आज प्रिया और सन्नी के एक बेटा है, जिसकी परवरिश बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहे हैं, और दोनों बहुत खुशी के साथ अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो ये थी प्रिया और सन्नी की कहानी, और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।